हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जानते हैं कि मानसिक मंदता के बारे में। मानसिक मंदता क्या है, मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चे की पहचान हम कैसे करेंगे, मानसिक मंदता की परिभाषा, विशेषता और मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी में अंतर क्या है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं DSP PRT का जो पेपर होता है उसका जो सिलेबस है 2 पार्टों में है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 100 नंबर का आता है और पार्ट बी में भी 100 नंबर का आता है। तो पार्ट बी का जो क्वेश्चन आता है वो हमारे डिप्लोमा से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन होते हैं। तो हम आज मानसिक मंदता के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि मानसिक मंदता क्या है, मानसिक मंदता की परिभाषाएं, विशेष शिक्षा में प्रमुख योगदानकर्ता जिन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया है, मानसिक मंदता की पहचान जिससे कि हम बालकों या बच्चों की पहचान कर सकें कि ये बच्चे मानसिक मंदता से पीड़ित हैं कि नहीं। मानसिक मंदता क्या है, चलिए जानते हैं मानसिक मंदता क्या है। मानसिक मंदता एक ऐसा मस्तिष्क विकार है जिसमें बालक के मस्तिष्क का विकास जन्म से लेकर 18 वर्ष से पूर्व किसी स्तर पर आकर रुक जाता है। यही रुकावट अस्थायी रूप ले लेती है। इसी कारण शारीरिक व मानसिक मंदता उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में, मतलब अपने पूरे जीवन काल में हर तरह से दुर्बल, असहाय व अपूर्ण होता चला जाता है। ऐसे मानसिक मंदता के शिकार व्यक्ति में सोचने, समझने, निर्णय लेने, ध्यान देने, याद करने या याद रखने व अपने समझ से कार्य करने तथा समायोजन करने की दुर्बलता पाई जाती है। मानसिक मंदता, मानसिक विकलांगता, बुद्धि की कमी, मंद बुद्धि एवं मानसिक दुर्बलता, बौद्धिक अक्षमता एक ही स्थिति के अलग अलग नाम हैं। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो मानसिक मंदता एक ऐसी गंभीर मानसिक समस्या है जो गर्भकाल से या जन्म के समय से ही आरंभ होती है, या कोई बीमारी नहीं है, अपितु निम्न मानसिक विकास की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति में मानसिक मंदता एक अवस्था या परिस्थिति है, न कि एक बीमारी है। हमारे कहने का मतलब मानसिक मंदता एक अवस्था है, एक परिस्थिति है, कोई बीमारी नहीं है। मानसिक मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा और शिक्षा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मानसिक मंद बुद्धि बालकों के लिए सर्वप्रथम सार्थक पहल करने का श्रेय जीन मार्क गैस्पर्ड, इटार्ड एवं सेंगुइन को जाता है। भारत में कई स्वैच्छिक संगठनों ने 1966 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल रिटार्डेशन आयोजित किया, जिसका उद्घाटन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था तथा इसी अवसर पर ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन की स्थापना भी की गई। तत्पश्चात यह महसूस किया जाने लगा कि मानसिक मंद बच्चों के लिए सरकार तथा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा सम्मिलित प्रयास किए जाने चाहिए। इन बालकों की समस्याओं के प्रति जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक डाक एवं तार विभाग ने 8 दिसंबर 1974 को एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस दिन को राष्ट्रीय मानसिक मंदता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तार विभाग ने 8 दिसंबर 1974 को एक डाक टिकट भी जारी किया था। माय डियर फ्रेंड, आपको ये तिथि जरूर याद रखनी है कि डाक एवं तार विभाग ने 8 दिसंबर 1974 को एक डाक टिकट जारी किया था। इसी दिन को राष्ट्रीय मानसिक मंदता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मानसिक मंदता की परिभाषाएं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी 2002 के अनुसार मानसिक मंदता एक अक्षमता है जिसमें बौद्धिक क्रियाएं एवं अनुकूल व्यवहार दोनों सीमित हो जाते हैं, जो वैचारिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक कौशलों में प्रदर्शित होता है। यह अवस्था 18 वर्ष की उम्र से पहले होती है। विकलांग जन अधिनियम 1995 के अनुसार मानसिक मंदता का अर्थ किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के जकड़ने या अवरुद्ध विकास की दशा है जो विशिष्ट रूप से असामान्य बुद्धि का लक्षण दिखलाता है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अनुसार यह एक व्यक्ति के मस्तिष्क के जकड़ने
यह अवरुद्ध विकास की स्थिति है जो विशेष रूप से बौद्धिक असामान्यता को प्रदर्शित करती है। विशेष शिक्षा की युग, बहिष्कार की युग। इस युग में विशेष बच्चों को समाज पर बोझ समझा जाता था तथा समाज द्वारा बहुत ही भयानक तरीके से विशेष बच्चों का बहिष्कार किया जाता था। जैसे इन बच्चों को जलाकर या पानी में बहाकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। मनोरंजन के साधन के रूप में भी बच्चों को प्रयोग किया जाता था। इस युग में विकलांग बच्चों व व्यक्तियों का समाज द्वारा मनोरंजन के साधन के रूप में स्वीकार किया गया और उन्हें भिखारी, जोकर, बच्चा और दास बनने में मजबूर किया गया। कानूनी भेदभाव, निषेध और जादू टोने का युग। मध्य युग में चर्च ने विकलांग व्यक्तियों की देखभाल की जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें आश्रय प्रदान किया। सामाजिक अधिकारों को विकलांगों को पहुंचाने के लिए कुछ कानून बनाए गए, परंतु ये सभी कानून भेदभावपूर्ण थे। समाज में इन विकलांगों को जादू टोने द्वारा ठीक किए जाने का अंधविश्वास प्रचलित था। लोग गांव से निकलकर कहीं बच्चा विकलांग होता तो उसको जादू टोने से झड़वाते, बच्चा पागल हुआ तो उसको टोना टटका ओझा देवा के यहाँ ले जाते। मतलब उस टाइम अंधविश्वास का ज़माना था और लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़े रहते थे। एक और युग था जिसे सहानुभूति और विभिन्न संस्थानों में आश्रय प्रदान करने का युग कहा गया। इस युग में विकलांग व्यक्ति मनोरंजन या संदेह के विषय की बजाय सहानुभूति का विषय बनकर रह गए। विकलांगों को संरक्षण और खुला आश्रय प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाने लगे। इस हेतु पागल खाने व पागल अस्पतालों की स्थापना की जाने लगी। फिर आता है पृथक व्यवस्था का युग। धीरे धीरे समाज को विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं में विश्वास होने लगा। फलस्वरूप विशेष विद्यालयों की स्थापना होने लगी और विशेष शिक्षा की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया गया। उसके बाद आता है सामयिक शिक्षा की व्यवस्था का युग। इस युग में विकलांग व्यक्तियों की पृथक शिक्षा पर बल ना देकर, क्योंकि बच्चे को अलग शिक्षा दी जाती थी विशेष बच्चों को, तो इस युग में विकलांग व्यक्तियों को पृथक शिक्षा पर बल ना देकर समान विद्यालयों में विशेष कक्षाओं का प्रबंधन करने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम स्वरूप सामयिक शिक्षा के रूप में उभर कर सामने आया। उसके बाद फिर एक नए युग का प्रारंभ होता है। उस युग का नाम है समावेशी शिक्षा की व्यवस्था का युग। यह युग विकलांग व्यक्तियों के लिए आशा का युग बन गया। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बच्चे समान हो या विशेष हो हेतु एक नियमित कक्ष में एक साथ शिक्षण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार विकलांग जनों का समावेशन कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया गया, जिससे वे समाज के उत्पादक वर्ग के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें। विशेष शिक्षा में प्रमुख योगदानकर्ता जीन मार्क गेस्पार्ड। ये विशेष शिक्षा की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने 11 वर्ष के एक जंगली लड़के, जिसका नाम इन्होंने विक्टर रखा, को प्रशिक्षित किया। इस लड़के का परिणाम यह हुआ कि वह लड़का समान तो नहीं बन सका, परंतु प्रशिक्षण के माध्यम से बालक के व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। और दूसरे विद्वान हमारे लुईस ब्रेल साहब हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। लुईस ब्रेल स्वयं नेत्रहीन थे। इन्होंने नेत्रहीन व्यक्ति के पढ़ने लिखने के लिए एक क्रांतिकारी प्रणाली विकसित की, जिसे आज हम लोग ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। वर्तमान में नेत्रहीन व्यक्तियों की शिक्षा ब्रेल लिपि के माध्यम से ही करवाई जाती है और उनके पढ़ने लिखने के लिए इसे सबसे उपयुक्त विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। आप लोग को जानकर ये आश्चर्य होगा कि लुईस ब्रेल जो स्वयं नेत्रहीन थे और इन्होंने नेत्रहीनों के लिए एक लिपि की शुरुआत की, जिसे हम ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं तीसरे विद्वान के बारे में, हेलन ए केलर के बारे में। हेलन केलर वह प्रथम महिला थी जिन्होंने गूंगी, बहरी व दृष्टिहीन होने के बावजूद स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने स्पर्श विधि द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। अब हम जानते हैं मारिया मॉन्टेसरी के बारे में। मारिया मॉन्टेसरी ने इंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया। इन्होंने शोध द्वारा यह सिद्ध किया कि बालक अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में बहुत कुछ सीखता है। मॉन्टेसरी ने विशेष शिक्षण सामग्री में अपने मूर्त अनुभव का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। अल्फ्रेड विने के बारे में हम जानते हैं। अल्फ्रेड विने
इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि बुद्धि को मापा जा सकता है। किसने बताया था? अल्फ्रेड बिने ने बताया था कि बुद्धि को मापा जा सकता है और इसको शिक्षक के द्वारा सुधारा भी जा सकता है। मानसिक मंदता का सर्वप्रथम वर्णन हमने अर्थवेद में देखने को मिलता है। दर्शन की सबसे पुरानी शाखाओं में एक संख्या दर्शन में मानसिक विकलांगता के विभिन्न प्रकारों की बात की गई है। गर्भा उपनिषद 1000 ईसा पूर्व जिसने भ्रूण विज्ञान संबंधी वर्णन है से पता चलता है कि जिस माता पिता का दिमाग विपदग्रस्त है उनके पैदा होने वाली संतान दोषपूर्ण होगी। पतंजलि की पौराणिक कथाओं में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि पतंजलि ने गौड़ा उपाध्याय नाम के व्यक्ति को शिक्षित किया था जो कि एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति था। पतंजलि योग सूत्र एक चिकित्सा के रूप में योग के बारे में बताता है। इन सूत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह उजागर होता है कि इस चिकित्सा में मानसिक मंद व्यक्तियों की चिकित्सा भी शामिल है। महान चिकित्सक चरक ने मानसिक मंदता के विभिन्न कारण बताए और इसके विभिन्न प्रकारों एवं वर्गीकरण के बारे में चर्चा की। राजा अमर शक्ति मानसिक मंदता की पहचान व विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं। मानसिक मंदता से पीड़ित जिन बच्चों का छोटा सर होता है वो माइक्रोसेफेली से ग्रसित होते हैं। हाइड्रोसेफेली से ग्रसित मानसिक मंद बच्चों का सिर बड़ा होता है और मानसिक मंद बच्चों का मुंह खुला रहता है, जीभ मोटी होती है, कैंची की तरह टेढ़ी चाल होती है और आँखों में टेढ़ापन होता है। शिथिल या त्वचा ढीली हो सकती है, उंगलियां छोटी हो सकती हैं, अधिक चंचलता हो सकती है, बेचैन रहते हैं और लार टपकती रहती है। संवेग जो है उनका जटिल होता है और संवेदी गामक विकास हमेशा धीमा होता है। संज्ञानात्मक मानसिक विशेषताएं। इनकी बुद्धिलब्ध जो है निम्न होती है। स्मृति जो है याददाश्त की कमी होती है। इनकी भाषा में समस्या होती है, तुतला के बोलते हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं। इनका ध्यान कमज़ोर होता है, ध्यान विस्तार में कमी होती है, एकाग्रता में कमी होती है। आँख एवं हथेली में समन्वय नहीं बैठा पाते हैं। चिंतन योग्यता में कमी होती है, कल्पना शक्ति में कमी, सृजनात्मकता में कमी होती है, अमूर्त चिंतन में कमी होती है, तरस शक्ति में कमी होती है। व्यवहारिक सामाजिक विशेषताएं। पुनरावृत्त व्यवहार, किसी भी व्यवहार को बार बार करते हैं। अभिप्रेरणा में कमी होती है, आत्मविश्वास में कमी होती है, असफल होने का डर रहता है, दोस्त बनाने में कमी रहती है, इनका स्वभाव शर्मीला होता है, स्वधारणा में कमी रहती है, कमज़ोर स्मृति होती है, स्वनिर्देशन में कमी होती है, स्वयं की देखभाल सुरक्षा में कमी होती है, कठोर सख्त जिद्दी प्रवृत्ति होते हैं, कठोर होते हैं, सख्त जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। मानसिक बीमारी या मानसिक रुग्णता। मानसिक बीमारी या मानसिक रुग्णता क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार के तीनों पक्षों सांवेगिक, संज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक में विस्तृलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और हम जानते हैं मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी में अंतर। तो सबसे पहले जानते हैं मानसिक मंदता। यह एक शारीरिक दशा या अवस्था है। विकास के दौरान औसत में कम बुद्धि क्रिया होने के कारण अनुकूल व्यवहार की क्षमता होती है। यह आमतौर पर बचपन में या विकास काल में 18 वर्ष की आयु से पहले घटित होता है। आमतौर पर देरी से विकास गामक, संज्ञानात्मक, वाक, भाषा एवं संप्रेषण व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। बुद्धिलब्धि का स्तर 70 से कम होता है। व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं। अनुकूल व्यवहार व सीखने में अक्षमता होती है। असामान्य जीवन शैली होती है। मानसिक मंदता, इसका वर्गीकरण बुद्धि के आधार पर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एवं प्रोफाउंड के रूप में किया जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जैविक, मेटाबॉलिक, जन्म पूर्व या जन्म के समय, जन्म के बाद, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोरोग के कारण भी मानसिक मंदता हो सकती है। यदि जल्दी पहचान कर उपचार किया जाए तो विकास एवं सीखने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है।
अब जानते हैं मानसिक बीमारी के बारे में। यह एक प्रकार का रोग है, यह दिमाग या मन का रोग है जिसमें व्यवहारिक व मानसिक उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यक्ति के सामाजिक व व्यवहारिक क्षमता का ह्रास होता है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है। चिकित्सकीय लक्षण, जो इसका चिकित्सीय लक्षण होता है वो विकास में विलंब, बुद्धिलब्धि का स्तर सामान्य या सामान्य से कम हो सकता है। मंदबुद्धि व्यक्तियों में समान लोगों की तुलना में मनोरोग की दर अधिक होती है। असंबद्ध वार्तालाप और व्यवहार में परिवर्तन देखा जा सकता है, जैसे तनाव, अपने आप से बात करना। तनाव में जब व्यक्ति होगा तो अपने आप से बात करेगा। बिना कारण रोना या हंसना, लंबे समय तक अकेले रहना, बिना कारण गुस्सा होना, नींद में गड़बड़ी करना। इसके प्रमुख रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, मनोविकृत और स्नायु रोग। मनोरोग के अनेक कारण होते हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। यदि बीमारी का पता चल जाए और सही निदान किया जाए तो यह पूरी तरह से ठीक हो सकती है। दोस्तों, आज की क्लास बस अब यहीं तक। अगर हमारे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर ना समझ में आया हो या ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो देखने के बाद एग्जिट करके चले जाइए।